हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। पहले तो आर्टिकल के से रिलेटेड बात किए थे और विदाउट आर्टिकल से आज बात करेंगे सिटीजनशिप, जो कि सिटीजनशिप और नॉन सिटीजनशिप के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लॉ और एंड गवर्नेंस इन टर्म ऑफ द रेसिडेंट, जो कि रेसिडेंट एक मतलब रेसिडेंट बोलता है, कैन रिफर द वेरियस कैटेगरी, जो कि वेरियस कैटेगरी में रिफर करते हैं। पीपल लिविंग विद इन द कंट्री बॉर्डर, जो भी हमारे देश है ना उसके अंदर जो भी सारे लोग रहते हैं उनको मतलब सिटीजन बोलते हैं, ठीक है, जो कि रेसिडेंट बोलते हैं। दीज कैटेगरी इंक्लूड द सिटीजन, जो कि दो प्रकार में सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स में होता है, एंड द इंडिविजुअल विद डिफरेंट लीगल स्टेटस। हियर द लीगल स्टेटस, जो कि कौन कौन रहते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ रेसिडेंट, जो भी मतलब रेसिडेंट के कैटेगरी होता है ना उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले तो बात करते हैं सिटीजन, जो कि नागरिकता है। डिफिनीशन क्या है? सिटीजन्स आर इंडिविजुअल हु होल्ड द इंडियन सिटीजनशिप, जो भी भारत के मतलब सिटीजन्स हैं, जो भारत के नागरिकता मतलब अपने पास रखते हैं वो सिटीजन्स का मतलब बोले इंडियन सिटीजन मतलब सिटीजन्स बोले जाते हैं, ठीक है। होल्ड द इंडियन सिटीजनशिप एज द पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान के अंदर जो दिया गया ना उसको मतलब अपने पास नागरिकता रखते हैं। एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 दे हैव द फुली पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, जो उसके अंतर्गत मतलब पूरे पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट मिलता है, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट एंड कॉन्स्टेंट ऑफ द इलेक्शन, जो कि इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, एंड होल्ड द पब्लिक ऑफिस भी रह सकते हैं। होल्ड द पब्लिक ऑफिस, जो भी पब्लिक है, जैसे पब्लिक सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट होता है ना उसमें आप होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन सिटीजन, जो कि हमारे देश के नागरिक नहीं है उसको नॉन सिटीजन्स बोलते हैं। नॉन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, जो भी नॉन सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं ना, कैन बी क्लासीफाई इनटू द वेरियस कैटेगरी बेस्ड ऑन द लीगल स्टेटस एंड द पर्पस ऑफ द देयर स्टे। एक लीगल स्टेटस भी होता है और मतलब किसी कारण भी आप रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि फॉरेन नेशनल का डिफिनीशन क्या है? फॉरेन डिफिनेशन, द इंडिविजुअल हु आर नॉट द सिटीजन्स, मतलब जो इंडिविजुअल होंगे ना वो सिटीजन्स नहीं होंगे, जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं होंगे, एंड आर इन द कंट्री फॉर द वेरियस पर्पज, जो किसी पर्पज से इंडिया में आए होंगे, जैसे कि टूरिज्म के हो गया, जैसे बिजनेस के हो गया, एजुकेशन से हो गया, एम्प्लॉयमेंट से हो गया, उस पर्पज से आए होंगे, जो कि फॉरेन नेशनल बोला जाते हैं। वो उसका क्या वीजा रिक्वायरमेंट होता है, उनके लिए वीजा रिक्वायरमेंट होता है। फॉरेन नेशनल मस्ट बी पोजेस द वैलिड वीजा, उनके पास वैलिड वीजा होता है इशू बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट इशू करता है। दे टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ द वीजा डिपेंडेंट ऑन द पर्पज, जो कि आप किसी पर्पज जैसे कि मेडिकल के पर्पज से आ सकते हैं, टूरिज्म के पर्पज से आ सकते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI के बारे में, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के मतलब उसका पहले तो उसका डिफिनीशन, OCI किसको बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर द इंडिविजुअल ऑफ द इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडियन ओरिजिन के हो गए, ठीक है। हु होल्ड द फॉरेन सिटीजन्स, बट वो फॉरेन सिटीजन्स उनके पास रहता है पर इंडियन ओरिजिन के होंगे, ठीक है। बट हैव बीन द ग्रांटेड द सर्टेन प्रिविलेज, जो कि सर्टेन प्रिविलेज इन इंडिया, जो कि उनको इंडिया में कुछ अलग प्रिविलेज दिया जाता है। जैसे बेनिफिट क्या क्या? दे हैव द मल्टीपल एंट्री, उनके पास मतलब बहुत बार आ सकते हैं इंडिया में, उनके पास मल्टीपल एंट्री है। मल्टीपल पर्पस द लाइफ बिलोंग द, जैसे वीजा हो गया, वीजा टू विजिट इंडिया, एंड आर exempt फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन विद इन द फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो भी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा ना उसको मतलब छूट दिया जाता है, ठीक है। फॉर द एनी लेंथ टू द स्टे इन द इंडिया, जब कहीं पे भी आप स्टे कर सकती है। हाउएवर दे डू नॉट हैव द पॉलिटिकल राइट, मतलब बट उनके पास पॉलिटिकल राइट नहीं होगा, राइट ऑफ द होल्ड द सर्टेन पब्लिक ऑफिस, नहीं तो ना उनके पास पॉलिटिकल राइट है और नहीं तो ना है उनके पास पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का कोई राइट होगा, मतलब वो जो भी पॉलिटिकल ऑफिस होगा ना वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका डिफिनीशन क्या है? द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम हैज मर्ज विथ द मतलब ओवरसी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को उसमें मर्ज किया गया, प्रीवियस मतलब पहले मर्ज किया
PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वेयर द इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडियन ओरिजिन होल्डिंग द पासपोर्ट ऑफ द अनदर कंट्री। मतलब इंडियन ओरिजिन का जो पासपोर्ट होगा ना वो अदर कंट्री के अदर कंट्री के मतलब उनका अदर कंट्री के पास उनका पास पासपोर्ट होता है। इसका स्टेटस का एग्जिस्टिंग द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर आर द न्यू ट्रीटेड बाय द कैन एज द ओवरसी इंडियन सिटीजन। उनको कार्ड होल्डर मतलब ओवरसी जो ओवरसी मिलता है उनको थोड़ा सा भी मतलब कम मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्यूजी के बारे में। रिफ्यूजी का डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ऑफ जैसे रिफ्यूजी इंडिविजुअल हु हैव फ्लेड their home country due to the persecution, conflict, violence, seek asylum of India। मान लीजिए कि कोई कंट्री जैसे अफगानिस्तान जैसे कि मान लीजिए म्यांमार को होगा। ठीक है, तो म्यांमार में क्या हो जो भी वायलेंस हो रहा है ना, जो भी परसिक्यूशन किया गया है, जैसे अफगानिस्तान में भी ले लिए चाहे म्यांमार में लीजिए, वो जो भी हिंदू हो गया जो अदर रिलीजियस को जो उनको प्रताड़ित किया गया है, जो कि वायलेंस जैसे म्यांमार में वायलेंस हो रहा है उसके कारण से कुछ लोग ना मतलब इंडिया में आके रहते हैं तो उनको रिफ्यूजी बोलते हैं। जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजिंग है, जो वहाँ के म्यांमार के लोग इंडिया में आके रहते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजिंग के, तो उनको रोहिंग्या रिफ्यूजिंग बोलते हैं। ठीक है, जो कि अपने कंट्री में ना प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित के कारण अपने कंट्री में वायलेंस के कारण कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो किसी दूसरे मतलब कंट्री में जाके असाइलम मांगते हैं, जो कि वहाँ पर रखते हैं। इनका लीगल स्टेटस होता है इंडिया डज नॉट हैव ए फॉर्मल लॉ। इंडिया के पास कोई भी फॉर्मल लॉ नहीं है ऑन द रिफ्यूजी। जो भी रिफ्यूजी के रिलेटेड नो इंडिया के पास कोई भी फॉर्मल लॉ नहीं है, बट हैज प्रोवाइडेड द असाइलम, बट वो असाइलम प्रोवाइड करता है कि आप एट द वेरियस ग्रुप एंड द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। जो कि ग्रुप मतलब बहुत सारे ग्रुप है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, उनके बेसिस पर वो रिफ्यूजी को मतलब रख लेता है। रिफ्यूजी इन इंडिया इंक्लूडिंग द तिब्बतियन रिफ्यूजी, जो कि तिब्बत जैसे चाइना तिब्बत को कब्जा आया था तो वहाँ के लोग मतलब इंडिया में आके रहे थे। श्रीलंका रिफ्यूजी, रोहिंग्या रिफ्यूजी एंड अदर कंट्री के। इसका राइट एंड द सर्विस क्या है? दे आर राइट एंड द एक्सेस टू सर्विस वेरी ऑफ्टन द डिपेंडिंग एंड द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी। जो भी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ फॉर द रिफ्यूजी है ना, उसको बीच में इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसके मतलब थ्रू मतलब वो रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलियंस के बारे में। एलियंस क्या है? एलियंस एक तरफ के भी फॉरेन के मतलब लोग होते हैं। एलियंस डिफिनेशन द टर्म जनरली रिफर टू द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल को रिफर करता है। ठीक है, हु आर द नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के नागरिक नहीं है ना उसको भी एलियंस बोलते हैं। ठीक है, एलियंस बोलते हैं। इट इंक्लूड द फॉरेनर नेशनल, जो कि फॉरेनर नेशनल होते हैं। ठीक है, टेम्प्रोरी और द परमानेंटली रिसाइडिंग द इंडिया, जो कि इंडिया में आके टेम्प्रोरी रहते हैं या परमानेंटली रह जाते हैं, उसको एलियंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इमिग्रेंट्स क्या है? इसका डिफिनीशन क्या है? इंडिविजुअल, उसको इंडिविजुअल को भी बोल सकते हो। इंडिविजुअल हु मूव टू इंडिया फ्रॉम द अनदर कंट्री, जो कि मान लीजिए इंडिया से चाहे कोई इंडिया फ्रॉम द अनदर कंट्री आइदर टेम्पोररी और द परमानेंटली, या तो परमानेंटली गया या तो टेम्पोररी गया, फॉर द रीजन सच एज द एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फॉर फैमिली रियूनिफिकेशन एंड द बेटर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए कि इंडिया से कोई गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरबिया में गया, कतर में गया, काम करने के लिए गया, तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो टेम्प्रोरी, कोई टेम्प्रोरली जाता है, कोई परमानेंट चला गया जाता है, जैसे इंडिया से कोई यूएस में चला गया तो इसको इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर असाइलम सीकर का क्या डिफिनीशन है? पहले तो इसका असाइलम सीकर इंडिविजुअल हु द सीक द रिफ्यूजी इन इंडिया ड्यू टू द परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस देयर द होम कंट्री। जैसे मान लीजिए कि अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान में जैसे तालिबान का मतलब शासन हुआ था, वहाँ पर जो भी नॉन मुस्लिम जो लोग रहते थे उनको बहुत वायलेंस किया गया, उनके साथ परसिक्यूट किया, तो वो अपना घर छोड़ के किसी और घर छोड़ के जो इंडिया में आके रह रहे हैं ना असाइलम, उनको असाइलम सीकर बोलते हैं। ठीक है, जो अप्लाई फॉर द asylum for the obtain the protection of the legal status of India, जो कि इंडिया का लीगल स्टेटस देता है। ठीक है, उन्हीं को asylum बोलते हैं। अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रेसिडेंट। जैसे लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रेसिडेंट, जैसे कि
जैसे द फॉरेनर एक्ट 1946, द पर्पस क्या है, दिस एक्ट रेगुलेट द एंट्री स्टे एंड एग्जिस्ट ऑफ द फॉरेनर इन इंडिया। जो द फॉरेनर एक्ट 1946 के अंतर्गत ना उसको एंट्री दे, कोई भी फॉरेनर है ना उसको एंट्री दिया जाता है, उसको रहने के दिया जाता है, एग्जिस्टिंग द फॉरेनर को इंडिया में रहने के लिए इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में इट्स प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ द अथॉरिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फॉरेनर एंड इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन। जो कि जो भी मतलब वो फॉरेनर इंडिया में रहते हैं ना तो उनको कंट्रोल किया, मतलब उस मतलब उनके पास जो कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन जगह पर उनको नहीं जाने दिया जाता है। अब बात करते हैं पासपोर्ट, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। इसका पर्पस क्या है, दिस एक्ट रिक्वायर टू द फॉरेनर नेशनल टू द कैरी द वैलिड पासपोर्ट फॉर द एंट्री टू इंडिया। इट आउटलाइन द कंडीशन ऑफ द पेनाल्टी एंड द वायलेशन ऑफ द, मान लीजिए पासपोर्ट एंट्री है ना किसी के पास, तो पासपोर्ट एंट्री से आ रहा है ना, जैसे वो इंडिया में आके इसे पर दिस एक्ट रिक्वायर द फॉरेनर, मतलब फॉरन बाहर के जो भी देश है ना उसको रिक्वायर होता है कैरी टू द वैलिड पासपोर्ट के लिए, इंडिया में एंट्री करने के लिए आप पासपोर्ट कहते होता है। जैसे इंडिया के भी पासपोर्ट आप मतलब बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट लेके जाते हैं, और बाहर का लोग आता है पासपोर्ट लेके तो उसका एक्ट, उसका एंट्री इनटू द इंडिया पासपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939। इसका पर्पस क्या है, दिस एक्ट मैंडेट द रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर स्टे इन द इंडिया। मतलब उस एक्ट के अंतर्गत आप मतलब उस पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके अंतर्गत आप इंडिया में मतलब रह सकते हैं फॉर द मोर देन स्पेसिफिक पीरियड, मतलब बहुत मतलब कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, फॉर हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट कीप द ट्रैफिक, और गवर्नमेंट आपको ट्रैक करते रहेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी पर। अब बात करते हैं द सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। सिटीजनशिप एक्ट का पर्पस क्या है, दिस एक्ट द डिटेल्स एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन सप्लीमेंट। इस एक्ट से आपका मतलब आपका नागरिकता मिल भी सकेगा और नागरिकता छीना भी जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस इंडियन सिटीजनशिप ऑल्सो द डिफाइन द सर्टेन OCI एट PIU। अब बात करते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशन रेसिडेंट। जैसे सिटीजन्स के बाद जो भी जैसे भारत के नागरिक है तो उनके पास क्या क्या राइट होता है, जैसे भारत के नागरिक नहीं है तो उनके पास क्या क्या राइट है। अगर भारत के नागरिक है, जो भारत के नागरिक है उनके पास क्या क्या राइट है। पहले तो राइट टू वोट, उनके वोट देने का अधिकार है, उनके पास राइट्स है, वोट देने का अधिकार है, राइट मतलब इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट लेने का अधिकार है, फिर स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, उसको मूवमेंट का अधिकार है, मतलब कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। एक्सेस टू पब्लिक सर्विस और वेलफेयर, कैसे जो भी पब्लिक सर्विस का वेलफेयर है ना उसका भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन है, एडहेरेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ टैक्स का अधिकार है। पार्टिसिपेशन ऑफ नेशनल डिफेंस रिक्वायरमेंट, जो भी नेशनल डिफेंस का रिक्वायरमेंट और रक्षा का नेशनल रक्षा का है ना उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो नॉन सिटीजन जो भारत के नागरिक नहीं है उनका क्या क्या है, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 31। उनके पास ये तो राइट है कि राइट टू लाइफ है कि पर्सनल लिबर्टी है कि मतलब आप आज़ादी से रह सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री एंड द अरेस्ट डिटेंशन, इसका उनका मिलता है कि सॉरी उनको मतलब आप ये आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ना डिटेंशन कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन है कि मतलब उसको प्रोटेक्शन मिलता है आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन के लिए। फ्रीडम एंड मूवमेंट का उनका ये है विद इन द कंट्री, मतलब कहीं भी घूम सकते हैं पर सर्टेन जगह पर उनका रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। जो कि कुछ जगह पर जैसे एक्सेस टू इमरजेंसी एंड द हेल्थ केयर एंड बेसिक सर्विस, जो भी जैसे इमरजेंसी हेल्थ केयर है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बेसिक सर्विस ले सकते हैं। ऑब्लिगेशन है कंप्लायंस द वीजा एंड इमिग्रेशन लॉ का एडहेरेंस द इंडियन लॉ एंड द रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्वायर। अब उसका पता है रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, जैसे NCR हो गया, एनसीआर का जैसे पर्पस क्या है, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज ए रजिस्टर इंटेंडेड द डॉक्यूमेंट ऑल द लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ना, लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनको रजिस्टर करना पड़ता है। द एम टू द आइडेंटिफाई एंड लिस्ट ऑफ द ऑल इंडियन सिटीजन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इलीगल मिग्रेंट। अगर मान लीजिए NCR में आपका नाम नहीं है तो आपको इनलीगल माना जाएगा, ठीक है। अब अगर NCR में आपका नाम फिर NCR में अगर डलवा रहे हैं तो आपको इलीगल से दो उसको तो सर्टिफिकेट मतलब इंडियन का सिटीजन दे दिया जाएगा।
इसका इम्प्लीमेंटेशन द एनसीआर हम द इम्प्लीमेंट आसाम में इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अब बात कर सिटीजनशिप एक्ट, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 90 सिटीजनशिप एक्ट है ना, जैसे सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे सी ए है जो कि 2019 में लाया गया। इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पस था अमेंडमेंट, दिस अमेंडमेंट एम टू प्रोवाइड द पाथ ऑफ द पाथ टू इंडियन सिटीजन फॉर द प्रोसिक्यूशन द माइनॉरिटी। जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो भी नॉन मुस्लिम मतलब वहाँ पर जो भी नॉन मुस्लिम रहते हैं लोग, जो मुस्लिम के अलावा जैसे कि हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, बुद्धिज्म रहते हैं, जैनिज्म, पारसी से क्रिश्चियन रहते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, उनको प्रताड़ित करने के दौरान मतलब उस प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण वो इंडिया में आते हैं। इंडिया में आने के बाद उनको उसके अंतर्गत मतलब उसके अंतर्गत उनको सिटीजनशिप दिया जाता है। मेनली 3 देशों से जो भी नागरिक आएंगे लोग तो सीए के अंतर्गत उनको ये दिया, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हुआ। ये प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है, ये मुस्लिम के मतलब रिलीजियस के बेसिस पर कंट्री बना गया। ठीक है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ये सब नॉन सेकुलर कंट्री है, जिसके कारण सीए लाया गया उसको मतलब नॉन मुस्लिम को मतलब नागरिकता देने के लिए। इन सारे का कंक्लूजन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेसिडेंस इन इंडिया एक कॉम्पासेस द वाइड रेंज ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंक्लूडिंग द सिटीजन्स विच द फुलफिल द राइट एंड द वेरियस कैटेगरी द सिटीजन्स में नॉन सिटीजन्स में, विद द डिफरेंस इन द लीगल स्टेटस एंड द राइट देयर लीगल फ्रेमवर्क एम टू बैलेंस ऑफ द राइट एंड द ऑब्लिगेशन of these the resident willing the ensuring the national security। जो भी नेशनल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाता है, सोशल हार्मोनी को इंश्योर किया जाता है, ताकि रिसेंट लेजिस्लेटिव चेंज द प्रपोज द पॉलिसी एंड indicate the involving the approach to managing the citizenship and the residence and the India reflecting the country complex of the demography and the geopolitical landscape। जो भी geopolitical landscape उसको चेंज किया जाता है। ये सारे के इसका कंक्लूजन आज पूरे पर है सिटीजनशिप